हेलो दोस्तों, वेलकम टू मैथ गुरु। एनआईएस डीएलएड के लिए एक अच्छी खबर ये निकल कर आ रही है। सिर्फ एक डिस्ट्रिक्ट को छोड़कर एनआईएस डीएलएड के सभी अभ्यर्थियों को जो है बीपीएससी टीआरई 3.0 में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सक्सेसफुल करा लिया गया है। हालांकि उसमें भी एक शंका है, क्योंकि लगभग सभी डॉक्यूमेंट में तो फाउंड करेक्ट दिखा रहा है, लेकिन जो 2 ईयर डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन है वहाँ पे जो है डाउटफुल लिखा गया है और रिमार्क में जो है डीएलएड फ्रॉम एनआईएस दिया गया है। लेकिन फिर भी ये एनआईएस के लिए अच्छी ही खबर है, क्योंकि अगर वो काउंसलिंग में भाग लेने जाते हैं, जिस तरह से बिहार के एक राज्य में बीपीएससी टीआरई 3.0 का जब फॉर्म फिलअप किया जा रहा था, तो उसी नोटिस का हवाला देते हुए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से बाहर कर दिया गया। लेकिन एक डिस्ट्रिक्ट को छोड़कर लगभग सभी डिस्ट्रिक्ट में जो है एनआईएस डीएलएड का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया गया है, जो कि एक बहुत अच्छी बात है। आप लोग को याद होगा बीपीएससी टीआरई 2.0 का सप्लीमेंट्री रिजल्ट में भी जो है इसी तरह से एनआईएस डीएलएड के अभ्यर्थियों को जो है बीपीएससी टीआरई 2.0 में बोला बीपीएससी टीआरई 1.0 का सप्लीमेंट्री रिजल्ट में भी एनआईएस डीएलएड का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन तक नहीं हुआ था। लेकिन इस बार एनआईएस डीएलएड के अभ्यर्थियों को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो रहा है। अब सवाल ये उठता है, जब बीपीएससी टीआरई 3.0 में बीपीएससी ने अलग से नोटिस इशू करते हुए एनआईएस डीएलएड को इस फॉर्म को नहीं भरने का एक एडवाइजरी जारी किया था, तो फिर ये ऐसे कौन सा अभ्यर्थी है जिनका ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो रहा है? क्या ये ऐसे अभ्यर्थी जिनको सुप्रीम कोर्ट के द्वारा रिलीफ मिला है, या ये ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने सब जानते हुए भी फॉर्म फिलअप किया और उनका मेरिट लिस्ट में नाम आ गया? तो ये ऐसे अभ्यर्थी हैं जिन्होंने बीपीएससी टीआरई 3.0 में फॉर्म फिलअप किया और जिनका जो है कट ऑफ से जो है मार्क्स ज़्यादा है और उनको जो है किसी भी तरीक़ा का परेशानी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में देखने को नहीं मिला है। यानी जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है अभी फ़िलहाल वो पूरी तरीक़ा से साइड है, क्योंकि उस जजमेंट में 215 प्लस 162 या 66 कैंडिडेट में कई सारे ऐसे भी अभ्यर्थी हैं जिन्होंने फॉर्म फिलअप नहीं किया हुआ है। तो ये जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो सकता है इसमें 10, 15, 20, 50 कॉमन कैंडिडेट भी हो जो पिटिशनर लिस्ट में भी हो और जिन्होंने फॉर्म भी फिलअप कर दिया हो, तो इसमें कॉमन कैंडिडेट भी हो सकते हैं। लेकिन इसमें ऐसे भी अभ्यर्थी हैं जो कोर्ट में डायरेक्ट नहीं पहुंचे हुए, लेकिन उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया जा रहा है। तो कल मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने आप लोगों को एक जानकारी दिया था कि एनसीटी का रोल और राज्य सरकार का रोल ऑनगोइंग भर्ती वाली प्रक्रिया को लेकर काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि पंजाब में जैसे कि सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया एज इट इज़ उसको एक्सेप्ट करते हुए ऑनगोइंग भर्ती में जो है एनआईएस को शामिल कर लिया गया। लेकिन वेस्ट बंगाल, बिहार, उत्तराखंड, असम जैसे कई राज्य एनआईएस डीएलएड को अभी भी ऑनगोइंग भर्ती में शामिल करने को तैयार नहीं हैं। तो अगर एनसीटी के द्वारा कोई एक नोटिस या कोई एक लेटर के माध्यम से सभी राज्यों को इस बात का जानकारी एक बार फिर से दे दिया जाता है कि एनआईएस डीएलएड जो है पूरी तरीक़ा से वैलिड है, तो इस तरह का परेशानी जो ऑनगोइंग भर्ती में हमें देखने को मिल रही है वो देखने को नहीं मिलेगा। हालांकि कई सारे अभ्यर्थियों ने कल मेरे एक वीडियो में कमेंट किया कि एनसीटी ने तो अपना ऑलरेडी पक्ष जो है सुप्रीम कोर्ट में रख दिया है एनआईएस के फेवर में। इसके अलावा जो 2017-19 में एनसीटी ने जो रिकॉग्नाइजेशन लेटर एनआईएस के पक्ष में जारी किया था उसको कभी भी एनसीटी के द्वारा जो है निरस्त नहीं किया गया है। तो यानी अभी भी वो जो गैजेट है वो अभी भी पूरी तरीक़ा से वैलिड है। ये सारी बातों की जानकारी मुझे है, लेकिन यहाँ सवाल उठ रहा है ऑनगोइंग भर्ती में कई सारे राज्य अभी भी एनआईएस को नहीं ले रहे हैं। इन सारे कन्फ्यूज़न को दूर सिर्फ एनसीटी के एक लेटर के माध्यम से किया जा सकता है। इसीलिए मैंने कल वीडियो के माध्यम से ये डिमांड किया था कि एनसीटी जो है इस सारे मामले में हस्तक्षेप करे और एनआईएस डीएलएड को ऑनगोइंग भर्ती प्रक्रिया में शामिल करने का निर्देश दे, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। हालांकि रिक्रूटमेंट प्रोसेस पूरी तरीक़ा से राज्य सरकार के हाथों में रहता है, लेकिन जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस का गाइडलाइन है कहीं ना कहीं वो एनसीटी के द्वारा ही जारी किया जाता है। तो इसीलिए मैंने इस तरह का वीडियो बना के ये डिमांड किया कि आप लोग सभी लोग एनसीटी को एक मेल करें, ताकि एनसीटी के ऊपर थोड़ा बहुत दबाव बना और वो सभी राज्य सरकार को जो एक नोटिस इसी करके ये सारे मामले में एक क्लेरिफिकेशन दे दे। क्योंकि बहुत सारे राज्य सरकार जिसमें बिहार भी शामिल है अभी भी जो है एनसीटी का मुझे जहाँ तक लग रहा है गाइडलाइन का इंतज़ार कर रही है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट का निर्देश सबसे ऊपर रखा जाता है, लेकिन अगर किसी को ना लेना हो तो उसमें बहुत सारे बहानेबाजी देखने को मिलता है, जैसा कि एनआईएस डीएलएड के साथ भी हो रहा है।
जब बाहर करने का बात आया तो एक झटके में सुप्रीम कोर्ट का निर्देश का हवाला देते हुए बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। लेकिन जब NIS DLED पूरी तरीक़ा से वैलिड हो चुका है तो उसको फिर से एक बार बहाली प्रक्रिया में लेने के बजाय कई तरह का बहानेबाजी राज्य सरकार के द्वारा देखने को मिल रहा है। करीब करीब 2 महीना से अधिक का समय हो चुका है, अभी तक किसी भी राज्य सरकार के द्वारा राजस्थान और पंजाब को छोड़कर NIS के पक्ष में किसी भी तरीका का कोई भी नोटिस इशू नहीं किया गया है। इसलिए मैंने कल ये डिमांड किया था कि सीधे NCT के द्वारा अगर एक नोटिस इशू करा दिया जाता है तो सभी राज्य सरकार को फिर उसी के हिसाब से NIS को वो लोग शामिल कर सकते हैं। तो अब आई होप आप लोगों को मेरी बातें समझ में आ चुकी होगी। NIS DLED से रिलेटेड कोई नया अपडेट आएगा तो मैं आप लोगों को देने का कोशिश करूँगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल के साथ बने रहें। थैंक यू।